Good morning. Today we'll discuss the topic of maxim of teaching from JNDU syllabus. जैसे कि हम सब जानते हैं कि टीचिंग को अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए हमें कुछ मेथड्स, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ चीज़ें जो हैं अपनी टीचिंग में अप्लाई करनी पड़ती हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिम ऑफ टीचिंग्स. इसको हम मैक्सिम ऑफ टीचिंग कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शिक्षण के सूत्र, जिसके द्वारा हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं. सो ये जो मैक्सिम्स हैं, ये हमारे कुछ 7 या 8 मैक्सिम्स होते हैं, जैसे प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन, प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और इजी टू डिफिकल्ट, प्रोसीड टू कंक्रीट to abstract, proceed from particular to general, proceed from analysis to synthesis, proceed from empirical to rational, proceed from psychological to logical, and proceed from actual to representative, proceed from induction to deduction. सो हम आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. हमारा जो फर्स्ट मैक्सिम है, प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन. जो ये प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन मैक्सिम है या सूत्र है, ये शिक्षण के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बच्चा जब भी क्लास में जाता है, जब भी वो अपनी क्लास में एंटर करता है, सो उसकी जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट होती है. यानी उसको कुछ ना कुछ हमारे माइंड में उसके होता है जो उसने सेट किया होता है, और उसके बारे में उसने अपनी नॉलेज को इनलार्ज करना होता है. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, द चाइल्ड नोज समथिंग एंड वी आर इनलार्ज हिज नॉलेज. बच्चों को कुछ ना कुछ पता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास में जा रहे हैं, कोई कोर्स ऑप्ट किया है, फॉर एग्जांपल अगर हमने बीए बीएड ऑप्ट किया है, तो हमारा एक एम बना हुआ है कि हमने बीए बीएड यानी कि टीचिंग एजुकेशन के बारे में सीखना है. सो टीचिंग क्या है या एजुकेशन क्या है, उसके बारे में बच्चे को कुछ ना कुछ पता है, लेकिन उसने इस कोर्स में मैथडोलॉजी सीखनी है. सो दैट मीन्स उसे टीचिंग के बारे में कुछ तो कुछ नॉलेज जो है उसके दिमाग में है, और उस नॉलेज को उसने एनलार्ज करना है. सो दैट मीन्स हमने जो चीज़ बच्चे को पता है, उससे हमने उसकी अननोन नॉलेज जो उसको नहीं पता है, उसके बारे में हमें बताना होता है. सो जो हमारा पहला मैक्सिम है, पहला सूत्र है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो अध्यापक है उसका काम ये होता है कि उसने अपनी टीचिंग में जो चीज़ बच्चे को नहीं पता, ठीक है, उस तक हमने उसको लेके जाना है. वो कैसे लेके जाएंगे? जो चीज़ उसको ऑलरेडी पता है, जो उसकी नॉलेज ऑलरेडी है, उसके बारे में हमने उसको इनलार्ज करना है. द लॉ ऑफ वर्किंग ऑफ माइंड इज दैट ऑल न्यू नॉलेज इज टू इंटरप्रेट इट इन टर्म्स ऑफ द ओल्ड. कहते हैं जो लॉ ऑफ वर्किंग है, ठीक है, उसका यही है एक्सप्लेनेशन हम करते हैं, तो उसको हम यही कहेंगे कि लॉ ऑफ वर्किंग क्या है. कोई भी दिमाग जो है वो इसी तरह काम करता है कि जो हमारी पुरानी नॉलेज है उसको इंटरप्रेट करके हम नई नॉलेज तक लेके जाते हैं. हमारा जो काम है वो हमारी पुरानी नॉलेज से ही नई नॉलेज तक जाना होता है. हमारा माइंड जो है ऐसे ही वर्क करता है. सो वी शुड लिंक अप अवर वर्क इन स्कूल विद द लाइफ. सो हमें अपने स्कूल के काम को अपनी लाइफ यानी कि अपनी रियल जिंदगी, जो हमारी लाइफ है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी में, अपने दिन में, अपने पूरे काम में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाएं, ताकि रियल एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चा जो है इजीली सीख सके. इफ वी लिंक न्यू नॉलेज विद द ओल्ड नॉलेज वी शैल मेक अवर टीचिंग क्लियर एंड मोर डेफिनेट. अगर हम नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज के साथ जोड़ेंगे तो हम अपनी टीचिंग को बेटर कर सकते हैं, हम बच्चों के आइडियाज क्लियर कर सकते हैं, हम अपनी टीचिंग को मोर डेफिनेट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और हमें ये एक जो है अच्छा मौका, अच्छा मेथड जो है वो भी मिलेगा, ताकि बच्चा इजीली समझ सके. क्योंकि जो नई नॉलेज है, अगर हम उसको पुरानी नॉलेज के साथ इनकलकेट करेंगे, तो जो हम बच्चे की नॉलेज है वो एक तरह से स्थिर बन जाती है. स्थिर का मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसकी वो चीज़ रहती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों को किसी फ्लावर के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, कि हमने किसी काइंड्स ऑफ फ्लावर बच्चों को पढ़ाने हैं, तो हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि उनके घर में कौन कौन से फ्लावर लगे हुए हैं, या उनके स्कूल के गार्डन में कौन कौन से फ्लावर आपने देखे हैं, उनका कलर क्या है. तो वो उन कलर को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो फ्लावर है इसका कलर ये है, जो दूसरा फ्लावर है उसका कलर ये है. तो उससे क्या होगा, वो जो उनको एक्चुअल में टाइप्स ऑफ फ्लावर आप पढ़ा रहे हो, उससे उनको जो उनकी नॉलेज है वो क्या बनेगी, एक कह लो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में उनके जाएगी कि हाँ, अगर वो रोजेज है, अगर एक रोजेज की टाइप है फ्लावर की, तो उसका कलर जो है रेड है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ये रहेगी. सो दैट मीन्स अगर हम बच्चे की नॉलेज को नॉन टू अननोन, जो उसको पता है उससे उसकी जो नॉलेज इनकम्प्लीट है उस तक लेके जाएंगे, तो वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है. जो हमारा
सेकंड मैक्सिम आता है, वो होता है प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल चीज़ें कौन सी होती हैं? जो चीज़ें हमेशा एक ऐसी फॉर्म में होती हैं जो बहुत ईज़ी हैं, और कॉम्प्लेक्स चीज़ें क्या होती हैं? जो बहुत टफ होती हैं। सो हमें हमेशा बच्चों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि पहले हम बच्चों को कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ाएँ, फिर उसके बाद हम उसको सिंप्लिसिटी के बारे में बताएँ। सो ये जो लॉ है, इससे क्या होता है, बच्चे जो है डर जाते हैं। टीचर शुड फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल और इजी आइडियाज, देन कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट आइडियाज। पहले क्यों हम पहले बच्चों को, जैसे कोई टॉपिक है उसके बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, उसकी डेफिनेशन देते हैं, फिर उसके बाद उसकी टाइप्स, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी सारी चीजें हम बच्चों को बताते हैं। सो इसका मकसद ही सिर्फ ये होता है कि पहले बच्चा सिंपल चीज और इजी चीज जो है सीखे, उसको आइडिया क्लियर हो, फिर उसके बाद हम उसको कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट आइडियाज जो है उसके बारे में बताते हैं। बट सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द आइडिया शुड बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। पर कहते हैं जो भी सिंप्लिसिटी, यानी कि जो भी आप इजी चीज भी ले रहे हो और जो भी आप कॉम्प्लेक्स चीज भी ले रहे हो, दोनों आइडियाज जो है वो चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर और पेरेंट्स, और टीचर और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो जो बुक में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपने पढ़ा दिया। आप ये देखो कि बच्चे का लेवल क्या है, बिकॉज जो हमारी आज के टाइम पे टीचिंग है, पहले ट्रेडिशन टीचिंग होती थी, उसमें क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ टीचर सेंटर टीचिंग होती थी, क्लास में टीचर जाता था, वो पढ़ाता था। लेकिन अब जो टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर टीचिंग है, जिसमें हम बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चे की नीड, उसकी एबिलिटी, उसके IQ लेवल के अकॉर्डिंग हम बच्चों को पढ़ाएंगे। सो दैट मीन्स हमने चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना, और पेरेंट्स के, क्योंकि बच्चे ने घर जाकर अपने पेरेंट्स को भी कहना है कि मुझे आज क्लास में ये करवाया गया है और आप मुझे इसको दोबारा से रिपीट करवा दो। अगर पेरेंट्स उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर वो कैसे पढ़ेगा? क्योंकि घर जाके उसकी रेपिटेशन, हम उसको होमवर्क देते हैं तो वो घर जाके पेरेंट के पास ही करता है ना अपना होमवर्क। तो उसके लिए उसके पेरेंट्स भी रेडी होने चाहिए कि हाँ, ये चीज जो है टीचर ने समझाई है, ये मेरा भी पॉइंट क्लियर है, मैं इससे बच्चों को समझा सकता हूँ, उसको होमवर्क करवा सकता हूँ। इफ द टीचर प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, देन द इनिशिएटिव एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी क्रश्ड। कहते अगर जो टीचर है स्टार्टिंग में ही बच्चे को कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ा देगा, तो जो इनिशिएटिव है, जो इंटरेस्ट है बच्चे का, वो खत्म हो जाएगा। बच्चा इनिशिएट नहीं करेगा क्लास में, वो ध्यान नहीं देगा क्लास में, उसको लगेगा कि ये तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है, मेरे सिर से ऊपर जा रही हैं बातें, तो मैं इसको नहीं सुनूंगा। वो फिर कोई ना कोई एक्टिविटी क्लास में ऐसा करेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि क्लास में हमेशा ये चीज होती है कि क्लास में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हमेशा, क्योंकि एक क्लास में हर तरह का बच्चा आएगा, बहुत इंटेलिजेंट भी होगा जिसका IQ लेवल बहुत हैवी होगा, बहुत लोअर लेवल का बच्चा भी होगा जिसको जल्दी समझ नहीं आएगी, और एवरेज बच्चे भी होंगे। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर इन द क्लास। सो हमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा। अगर हम बहुत ज्यादा मुश्किल समझाएंगे तो जो कम IQ लेवल वाले बच्चे हैं उनको समझ नहीं आएगा। अगर हम बहुत ज्यादा लो लेवल के पढ़ाते हैं तो जो बहुत बच्चे जो ब्रिलियंट हैं उनको जल्दी समझ आ जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, क्लास में कोई ना कोई शोर करेंगे, एक दूसरे से बातें कर ली या एक दूसरे से, जिससे क्लास का माहौल भी ठीक नहीं रहेगा। सो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तक जाना है। हेंस द टीचर शुड स्टार्ट विद द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ अ टॉपिक एंड देन ऐड फर्दर डिटेल्स। सो सबसे पहले उसने हमारा जो स्टार्ट है वो कैसे करना है, स्ट्राइकिंग फीचर से टॉपिक के, देन उसके बाद उसकी फर्दर डिटेल जो है वो बतानी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू टीच different parts of flower to the children, the teacher should show different type of flowers to the children and they should be asked to know their colors and fragrances. After this difficult part of flower can be explained to the children. So जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमने बच्चों को types of flower या parts of flower कराने हैं तो उसके लिए हम पहले different flowers के बारे में बच्चों को बताएंगे, देन उसके बाद उनसे कलर और फ्रेग्रेंसेस के बारे में उनको डिफ्रेंशिएट करना बताया जाएगा। आफ्टर दैट वो क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बच्चों को एक्सप्लेन करने में इजी होगा और समझ भी आएगी उनको। नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा वो है प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। सो ये वाला जो पार्ट है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, जैसे कंक्रीट होता है, कंक्रीट होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स और अब्स्ट्रैक्ट होता है सबका मिश्रण। ठीक है। सो प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू पार्ट्स का अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि पहले हमने उनको छोटी छोटी चीजें के बारे में बताना है, देन उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जाना है। ठीक है। तो इसके लिए हमने ये कहना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों को कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, कोई भी आइडिया दे रहे हैं, तो उसको पहले कंक्रीट फॉर्म में दिया जाए। द चाइल्ड आइडियाज मोर इजिली
when they are presented through concrete material and instructions are compared to when they are presented in abstract form। देखो कहते हैं जो भी आइडियाज बच्चों का होता है वो हमें पहले कंक्रीट मटेरियल के तौर पे उसको देना पड़ता है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए हम उनको एग्जांपल्स दे सकते हैं, उसके बाद हम उन एग्जांपल्स को इकट्ठा करके abstract फॉर्म में उसको पढ़ा सकते हैं। Hence the teacher should begin with concrete object, example and activities before abstract ideas are presented to the children। For example, जैसे अगर हमने बच्चों को मैथ्स के बच्चों को हमने करवाना है 3+4=7, तो ये जो है ये abstract फॉर्म है 7, यानी कि 3+4 जो है वो उसका जो मिश्रण है वो 7 होता है, तो ये एक abstract फॉर्म है, ठीक है। सो हमने पहले उनको कंक्रीट फॉर्म में समझाना है, उसके लिए हम 3 बॉल्स या 4 बॉल्स ले लेंगे। पहले हम बच्चों को 3 बॉल्स समझाएंगे कि ये हमारी 3 बॉल्स हैं या 3 पेन है या 3 कार्ड्स हैं। उसके बाद हमको काउंटिंग सिखाएंगे कि 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है। इससे क्या होगा, बच्चे मल्टीप्लाई खुद करेंगे कि अगर 3 के बाद 4 बॉल्स या 4 पेन या 4 कार्ड जुड़े गए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, 7। सो दैट मीन्स जब हम बच्चों को कार्ड्स या बॉल के थ्रू समझा रहे हैं तो हमने कौन सी फॉर्म यूज की, कंक्रीट फॉर्म यूज की, और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म तक हम बच्चों को लेके गए 3+4=7। सच मैनिपुलेशन विद कंक्रीट मटेरियल विल हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज अंडरलिंग द होल प्रोसेस। ऐसी मैनिपुलेशन जो कंक्रीट मटेरियल के तौर पर हम बच्चों को देते हैं, ये उनको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए और पूरी होल प्रोसेस को जानने के लिए मदद करती हैं, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि अगर हम बच्चों को सीधा बोलेंगे कि 3+4=7 है तो उनको हमेशा इस चीज को याद रखने में मुश्किल होगी। अगर क्योंकि उनको काउंटिंग आती होगी, जब तक हम मैनिपुलेशन में जा रहे हैं तब तक बच्चे काउंटिंग अच्छी तरह से जानते हैं, तो अगर हम उनको बताएंगे कि ये 3 बॉल है और ये 4 बॉल है, अगर हम इकट्ठे कर दें इन बॉल्स को तो कितनी बॉल्स बन जाएंगी, तो फिर बच्चे उसको काउंट करके बता सकते हैं कि 7। सो जो कंक्लूजन निकलता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का 3+4=7, वो बच्चे इजिली पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल, यानी कि पहले हमने पर्टिकुलर चीजों तक जाना है, देन उसके बाद हम जर्नल चीजें तक जाएंगे। प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल, जैसे ये जो हमारा मैगजीन है ये बेसिकली साइंसेस के लिए, मैथ्स के लिए, ग्रामर के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज के लिए हम लोग पढ़ाते हैं, नाउन हमने बच्चों को करवाना है, नाव क्या होते हैं, नाउन क्या है। सो जब भी ऐसी चीजें क्लास में बच्चों को करवाई जाएंगी तो पहले उनको पर्टिकुलर चीजों के बारे में बताया जाएगा। हम पहले ही नाउन के बारे में बच्चों को नहीं बताएंगे, जिसमें हम पहले ये कह देंगे कि नाउन क्या होता है, ए नेम और थिंग और ए प्लेस इज कॉल्ड नाउन, कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी जगह के नाम को हम नाव कहते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बच्चे को नहीं समझ आएगी। हम उसके लिए उसकी एग्जाम्पल पहले देंगे, जैसे कि हम बच्चों को खड़ा करके पूछ सकते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है, ठीक है। वो नाम हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, देन उसके बाद हम बच्चों को कहेंगे कि आप कौन सी जगह पर रहते हो, वो बताएगा कि मैं जलंधर में रहता हूँ। देन उसके बाद आप हाथ में पेन होगा, कॉपी होगी या चौक होगा, बच्चे से पूछोगे ये क्या है, तो वो बोलेगा कि ये चौक है। सो ये 3 चीजें पर्टिकुलर हो गई। अब हमने इसको जर्नल फॉर्म तक लेके जाना कि इन तीनों चीजों को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। पर्टिकुलर फैक्ट्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड एज कंपेयर टू द जनरल फैक्ट। जो पर्टिकुलर फैक्ट होते हैं ना वो इजिली बच्चों को समझ आते हैं इन कंपेयर टू द जनरल फैक्ट। पर्टिकुलर इज मोर डेफिनेट फॉर चाइल्ड, ये बच्चों के लिए ज्यादा डेफिनेट होते हैं एज कंस्ट्रक्टेड विद द जर्नल। हेंस पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड एग्जांपल शुड बी प्रेजेंटेड टू द चिल्ड्रन बिफोर गिविंग देम जर्नल रूल्स। जैसे हम, ये रूल है, ये एक तरह से प्रिंसिपल है, एक रूल है नाउन का, कि किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम या किसी व्यक्ति का नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो ये क्या है, जर्नल रूल है। हमने इस जर्नल रूल को एग्जाम्पल के द्वारा लेके जाना है, यानी पहले हमने एग्जाम्पल्स देनी है, उसके बाद हम जर्नल रूल्स तक बच्चों को लेके जाएंगे। पर्टिकुलर इज इंडक्टिव मेथड एंड जर्नल इज डिडक्टिव मेथड। दस प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इज इजियर टू कंपेयर देन द सो कॉल्ड डिडक्टिव वन। इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि ये एक और मैगजिम है, ठीक है। सो द रूल ऑफ द अर्थमेटिक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे अर्थमेटिक रूल्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के रूल हैं या साइंसेस के रूल्स हैं, ये मैगजीन उन सारी चीजों के लिए जरूरी होता है। यानी कि जब हम
इन सब्जेक्ट्स के टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उसके लिए ये मैक्सिम, ये सूत्र जो है हमारा इस्तेमाल होगा। अगला जो है वो है प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस करना क्या होता है, जिसमें बच्चे खुद एनालिसिस करेंगे, और सिंथेसिस करना उसको इकट्ठा करते हैं। जब व्हेन ए चाइल्ड कम इनटू द क्लास हिज नॉलेज इज इनकम्प्लीट, इनडेफिनिट एंड इनपरफेक्ट। जब बच्चा क्लास में आता है उसकी जो नॉलेज, उसका जो ज्ञान है वो पूरा नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, इनडेफिनिट होता है और इनपरफेक्ट होता है। उसको नहीं पता कि मेरे लिए क्या चीज़ बेटर है या क्या नहीं है। सो सारी चीज़ें जो हैं उसकी इनकम्प्लीट होती हैं। एनालिसिस मेक द चाइल्ड इनकम्प्लीट। जो एनालिसिस है बच्चों को इनकम्प्लीट करता है, इनडेफिनेट करता है, कोहेरेंट करता है। और जो नॉलेज हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चा सिंथेसिस करता है, वो उसकी नॉलेज को कंप्लीट करती है, डेफिनेट करती है और कोहेरेंट करती है। द टीचर बिगेन हिज नॉलेज विद एनालिसिस सो दैट द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिबल यूनिट। टीचर जो है अपनी टीचिंग को हमेशा एनालिसिस से स्टार्ट करे, ताकि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको वो डिवाइड कर सके सिस्टमेटिक वे में, और उनको यूनिट के थ्रू बच्चों को पढ़ा सके। Synthesis must be performed in the end in order to make the knowledge definite and fixed। जो synthesis करना होता है वो होता है किसी भी चीज को एंड में परफॉर्म करना, जिसमें हम सारी नॉलेज, सारी चीजें जो है उसको इकट्ठा कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं कि ये जो हमारा कंक्लूजन है, दैट मीन्स ये जो आपको छोटे छोटे पार्ट्स में बताया गया है इसका मतलब ये निकलता है। एनालिसिस इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सिंथेसिस इज यूजफुल फॉर फिक्सिंग द नॉलेज इन द माइंड। एनालिसिस जो है हमें अंडरस्टैंड करने में, हमारे दिमाग में उसको बिठाने में जरूरत मदद करता है, और सिंथेसिस करना जो होता है वो हमारे दिमाग में उस नॉलेज को फिक्स करने के लिए जरूरी होता है। द लेसन शुड स्टार्ट एंड बी डेवलप विद एनालिसिस एंड इट शुड बी एंड विद सिंथेसिस। लेसन हमेशा जो है स्टार्ट किया जाना चाहिए, वो एनालिसिस से किया जाना चाहिए, कि बच्चे एनालिसिस करें उस चीज का कि हाँ क्या चीज मैम ने बताई है, और देन उसके बाद उसका एंड जो है वो सिंथेसिस से किया जाए, इकट्ठा करके कि मैम ने ये जो छोटे छोटे पार्ट्स बताए थे उसका जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है। सो ये आइडल अप्रोच जो है इसको हम एनालिटिक और सिंथेटिक अप्रोच कह देते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है प्रोसीड फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। सो हमने जब भी क्लास में जाना है हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर इन द क्लास, कि बच्चे जो हैं वो क्लास में एक जैसे नहीं होते। सो हमने साइकोलॉजिकल अप्रोच पहले अपनानी है, क्योंकि हमने बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों की एबिलिटी, एप्टीट्यूड, डेवलपमेंट लेवल, उनका नीड, उनका रिएक्शन, हर चीज हमने नोट करनी है। सो साइकोलॉजिकल अप्रोच हमें पहले अपनानी पड़ेगी। साइकोलॉजिकल अप्रोच टेक इनटू कंसिडरेशन द पीपल, हिज इंटरेस्ट, हिज एबिलिटी, हिज एप्टीट्यूड, हिज डेवलपमेंट लेवल, नीड्स एंड रिएक्शन। जो लॉजिकल अप्रोच होती है वो होती है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, कि कैसे हम सब्जेक्ट मैटर को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रोल कर लिया किसी भी चीज का कि व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन, हम उसकी एप्लीकेशन जो अपने आप कर सकते हैं कि क्या रोल है एजुकेशन का और वो कैसे अप्लाई होएगी। तो ये जो ऑर्डर है, ये जो स्टेप है, ये लॉजिकल थिंकिंग है, बच्चा अपने आप उसको कन्वर्ट भी कर सकता है, पर उससे पहले हमें उसकी साइकोलॉजिकल नीड जो है वो पता होनी चाहिए कि क्या वो कर भी सकता है कि नहीं, उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है। अगर वो नहीं कर सकता होगा तो आपको उसके लेवल तक पढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो बच्चा लॉजिकल थिंकिंग में अपने आप वो चीज कर पाए। जो हमारा लॉ ऑफ डूइंग वाला पार्ट है वो अपने आप ही कंप्लीट हो पाए, सेल्फ डूइंग वाला पार्ट जो है। फर्स्टली द टीचर शुड कीप इन माइंड द साइकोलॉजिकल सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी प्रेजेंटेड। हमेशा टीचर को ये देखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो उसकी जो सिलेक्शन है वो बच्चों की साइकोलॉजिकल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, जो भी उसने क्लास में पढ़ाना है, ये नहीं है कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है और बच्चे जो हैं उनका मूड नहीं है पढ़ने का, लेकिन टीचर ने उस दिन रखा होता है कि मैंने आज ना ये वाला टॉपिक करवाना है, जो कि बहुत टफ टॉपिक होता है। उस दिन क्या होता है, बच्चों का ये मन होता है कि हमने आज क्लास में नहीं पढ़ना है, या मैम आएंगे, मैम को बोलेंगे कि मैम नहीं पढ़ाना है। तो टीचर ने अपने माइंड में सेट किया होगा नहीं, मैंने ये टॉपिक आज करवाना ही करवाना है, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो उससे क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल लॉस हुआ है इंटरेस्ट। टीचर आके टफ टॉपिक क्लास में पढ़ा देगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बच्चे समझेंगे नहीं, और वो जो एक दिन है वो टीचर का भी वेस्ट गया और बच्चों का भी वेस्ट गया, क्योंकि वो आइडियाज उनके क्लियर नहीं हुए।
ठीक है। सो इसीलिए हमने जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर है वो उनकी साइकोलॉजिकल नीड के अकॉर्डिंग करना है, कि अगर बच्चे का एबिलिटी, अगर बच्चे का इंटरेस्ट उस टाइम पे नहीं है तो हमने उस इंटरेस्ट के लेवल तक, ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ टीचर क्लास में जाए और बोले कि नहीं बच्चों आपने बोल दिया नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। सो उस दिन आप कुछ ऐसा टॉपिक ले सकते हो जिससे बच्चों को हम पढ़ा भी सकते हैं, प्लस उनका इंटरेस्ट भी जो है वो लॉस ना हो। मतलब हम कुछ ऐसा पढ़ा सकते हैं क्लास में, जैसे कि कुछ डिस्कशन कर ली, जो आपने टॉपिक रखा होगा कि हम डिस्कस करके हम ये टॉपिक करेंगे, कुछ डिस्कशन कर ली, कुछ ऐसा टॉपिक कर दिया जिसमें बच्चे खुद आंसर करें, उनसे बातें भी आपकी हो जाए और उनका भी इंटरेस्ट ना जाए और आपका भी दिन खराब ना हो। आफ्टर दिस ही शुड हैव द लॉजिकल अप्रोच टू अरेंज द मैटर इनटू लॉजिकल ऑर्डर एंड स्टेप। उसके बाद उसको लॉजिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी और उनको ऑर्डर और स्टेप्स के बारे में करना पड़ता है। जैसे कई बार क्या होता है कि टीचर के पास अपना एक आईक्यू अपना एक इंस्ट्रक्शनल प्लान होता है जिसको हम आईपी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि टीचर जो है वो अपना जो उसने पढ़ाना है ना उसको वो एक फॉर्म में लिख लेता है कि मेरा ये सिलेबस है, ठीक है, ये मुझे जीएनडीयू ने सिलेबस दिया है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इस दिन ये टॉपिक करवाना है, इस दिन ये टॉपिक, क्योंकि उसके मार्क में ये होता है कि बच्चों को समझ भी आए प्लस मेरा सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाए, ताकि मेरे को रेमेडियल क्लासेस लेने का या फिर एग्जाम्स के टाइम पर अगर उनके मार्क्स नहीं अच्छे आए तो उनके लिए मेरे को या बच्चों की क्वारीज क्लियर करने का, डिस्कशन करने का टाइम भी मिल पाए। ठीक है, सो उसके लिए उसने पहले से इंस्ट्रक्शन प्लान बनाया होता है, लेकिन वो जो प्लान है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमने इस अप्रोच का मतलब ये होगा कि जो भी हमारा प्लान है वो फ्लेक्सिबल हो, ताकि बच्चों के इंटरेस्ट, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करके हम उनकी लॉजिकल नॉलेज तक उनको लेके जाएं। नेक्स्ट जो हमारा आता है, प्रोसीड फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअल नॉलेज से हमने उनको रिप्रेजेंटेशन तक लेके जाना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, द चाइल्ड लर्न मोर इजिली एंड क्विकली फ्रॉम द एक्चुअल, नेचुरल एंड रियल ऑब्जेक्ट देन फ्रॉम देयर इम्प्रोवाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट्स लाइक मॉडल, चार्ट एंड अदर एड्स। यानी कि जो बच्चा है, जब हम उसको एक्चुअल चीज के बारे में बताएंगे या दिखाएंगे या रियल ऑब्जेक्ट उनको दिखाएंगे, उससे बच्चा ज्यादा इजीली सीखता है, रादर देन हम किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन मॉडल या चार्ट के रूप में उनको करें। टू लर्न समथिंग अबाउट ताजमहल, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया कि जैसे अगर हमने ताजमहल बच्चों को पढ़ाना है, सो मैं उसके बारे में बता दूं कि ताजमहल के अंदर इतने कमरे हैं, उसके अंदर ये मार्बल बना हुआ है, उसके अंदर ये चीजें बनी हुई हैं, तो वो बच्चे अपने दिमाग में रखेंगे तो सही, पर जो उनकी एक्चुअल नॉलेज है, जब हम अगर हम उनको कोई स्केच या मॉडल के थ्रू या स्क्रीन डिस्प्ले के थ्रू उनको दिखा दें या फिर डायरेक्ट विजिट करवा दें, तो उससे बच्चे की नॉलेज ज्यादा अच्छी होगी। कि मैं अगर क्लास में कोई भी चीज दिखाए बिना या मतलब उनको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूं कि नहीं ये चीजें, ताजमहल जो है वो ऐसा है, वो व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, इसके अंदर इतने कमरे हैं, ये कमरा वहां पे है, ये कमरा वहां पे, ये दिमाग में नहीं रहता। अगर हम उनको विजिट नहीं करवा सकते तो हम उनको स्क्रीन डिस्प्ले तो दिखा सकते हैं ना, कोई मॉडल तो दिखा सकते हैं जिसमें वो बना होगा ताजमहल, हम दिखा सकते हैं कि ये रूम्स जो है उनके कमरे जो है यहाँ यहाँ पर बने हुए हैं। सो इससे उन्होंने ये कहा कि एक्चुअल जो चीजें हैं वो बच्चों को इजीली समझ आती है रादर देन रिप्रेजेंटेशन। जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी मॉडल की या किसी पिक्चर की, तो बच्चे को समझ तो आती है लेकिन वो नॉलेज उनकी इनकम्प्लीट भी रह सकती है। अगर बच्चा नेचुरली रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू या एक्चुअल फॉर्म में उसको देखेगा तो वो बच्चा जल्दी सीखेगा। अगला जो हमारा पॉइंट है, जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि अगला मैं आपको समझाऊंगी इंडक्शन और डिडक्शन, तो वो पॉइंट आता है प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन फॉर्म क्या होती है, कहते हैं इंडक्शन मींस ड्राइंग ए कंक्लूजन फ्रॉम ए सेट ऑफ एग्जांपल। इंडक्शन क्या होता है, जिसमें हमने एक कंक्लूजन सेट करना है, पर किससे सेट करना है, एग्जांपल्स के थ्रू। कि हमारे पास 3-4 एग्जांपल्स हैं और उन एग्जांपल्स के थ्रू हमने क्या करना है, उसका कंक्लूजन निकाला है कि ये चीजें ये बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी फाइंड a crow is black, another crow is also black, still another crow is also black, then we come to the conclusion that all crow are black. सो इसमें हमें ये बताया गया है कि अगर हमने देखा, बच्चों को दिखाया कि बच्चा ये देखेगा कि एक कौवा काला है, दूसरा कौवा भी काला है, स्टिल अनदर क्रो इज ऑल्सो ब्लैक,
और एक कौवा काला है, तो वो ये कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि सारे ही कौवे क्या होते हैं, काले होते हैं। इसको हम बोलते हैं इंडक्शन फॉर्म, जिसमें हमने एग्जाम्पल सेट की और उसके बाद हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि ये कंक्लूजन निकलता है कि सारे कौवे जो होते हैं वो काले होते हैं। द पर्पस ऑफ इंडक्शन कॉल्स फ्रॉम परसेप्शन, रीजनिंग, जजमेंट एंड जर्नलाइजेशन। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे परसीव करें, जाने कि वाकई में ये चीज है, उनको रीजनिंग मिले, वो जजमेंट करें और जर्नलाइज करें कि हाँ जी ये चीजें जो है एक्चुअल में ये होती हैं। द टीचर शुड प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। उसको चाहिए कि पहले वो सेट ऑफ एग्जाम्पल दें, फिर उसके बाद वो डिडक्शन फॉर्म में, जिसको हम कंक्लूजन बोल देते हैं, उस तक जाए। इंडक्शन जो होती हैं वो सेट ऑफ एग्जाम्पल होती हैं, डिडक्शन होती हैं उनका कंक्लूजन या उनका एक कह लो कि आप होल फॉर्म, जो जिसमें हम बच्चों को पूरा पढ़ाते हैं। सो टीचर पहले एग्जाम्पल्स दे, देन उसके बाद रिडक्शन फॉर्म में जाए, थ्योरेटिकल फॉर्म में जाए। दैट इज फर्स्ट you have to present the principle or generalization from before students and then verify the truth of this principle by applying to it to the particular instance or examples। यानी टीचर को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले वो इंडक्शन फॉर्म में जाएगा, यानी कि एग्जाम्पल देगा, उसको जर्नलाइज करवाएगा, बच्चे उसको परसीव करें, बच्चे जर्नलाइज करें कि ये चीजें हैं। देन उसके बाद वो उसके ट्रुथ को वेरीफाई करेगा कि वाकई में ये चीज है और वो पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल है वो ये बनता है। सो इंडक्शन डिस्कवर नॉलेज एंड डिडक्शन इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच डिस्कवरीज। इंडक्शन क्या है, जिसके द्वारा हम नॉलेज को डिस्कवर करते हैं, और डिडक्शन क्या है, जिसके द्वारा सारे जो भी डिस्कवरीज की गई हैं वो सारे तथ्य जो हैं हम उसको जर्नलाइज कर देते हैं कि वाकई में ये चीजें सही हैं। नेक्स्ट पार्ट है प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट्स। इसमें हम क्या करेंगे, प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट्स में, कि पहले हम पूरा होल समझा देते हैं बच्चे को, फिर उसके बाद पार्ट्स में जाते हैं। अब आप कहोगे कि मैम पहले तो आपने ये चीज़ कही है कि पहले हम बच्चों को एग्जांपल्स देंगे, फिर उसके बाद हम उसके आगे प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे, फिर हमने क्यों होल और पार्ट के बारे में बात की, नेक्स्ट हमारा होल ऑफ पार्ट क्यों आया। इसमें उन्होंने होल और पार्ट को अलग तरह से डिफ्रेंशिएट किया। उन्होंने कहा है कि होल का मतलब होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी है, देन उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी है, टीचिंग भी है, लर्निंग भी है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी है, मैक्सिम्स भी हैं, तो ये उसके आगे सब पार्ट्स आते हैं। सो होल का मतलब ये है कि अगर हमारा पेपर आता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, सो होल पार्ट में हमें सबसे पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद हम उसके जो पार्ट्स आते हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स हो गया, रोल्स हो गया या अदर चीजें हो गई, फिर उसके बाद हमें बताएंगे। तो ये मैक्सिम उस फॉर्म में आता है जिसमें हम पहले होल पार्ट बताएंगे, होल चीज बताएंगे, फिर उसके बाद हम पार्ट्स तक बच्चों को लेके जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द गैसल स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल, होल इज मोर इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल फ्रॉम द पार्ट्स। गैसल स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल ने ये कहा है कि जो होल चीज है वो ज्यादा जरूरी है रादर देन पार्ट्स के लिए। होल इज मोर अंडरस्टैंडेबल, मोटिवेटिंग एंड इफेक्टिव देन द स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट। अगर मैं बच्चों को पहले ही बोल दूं कि नहीं बेटा हम प्रिंसिपल्स करते हैं, मीनिंग हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का बाद में कर लेंगे, तो जितनी देर तक उनको मीनिंग नहीं क्लियर होगा, जितनी देर तक उनको उसके बारे में ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी है क्या, उसके अंदर क्या चीजें आएंगी, तो वो आगे प्रिंसिपल्स, रूल्स या मैगजीम्स कैसे कर पाएंगे। सो इसलिए पहले हमें उसको अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा जो उसका होल पार्ट है, देन उसके बाद हमें उसके वेरियस पार्ट्स तक उनको लेके जाना है। द टीचर शुड एक्वेंट द पीपल विद द होल लेसन फर्स्ट। पहले उसको होल लेसन के बारे में बताया जाए, देन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेसन में बी एक्सप्लेन। उसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वाइल टीचिंग पार्ट ऑफ प्लांट्स शुड फर्स्ट ऑफ ऑल शो द इंटायर प्लांट्स एंड देन प्रोसीड टू टीच द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच द पार्ट ऑफ द प्लांट। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि टीचर जो है अगर उसने प्लांट्स की टाइप के बारे में बताना है, सो पहले वो इंटायर प्लांट के बारे में बच्चों को दिखाएगा, फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में उनको बताएगा। पहले थोड़ी वो एक प्लांट की एक टहनी को ले आएगा कि ये इसकी टहनी है, ये इसके अंदर ग्रीन वाला पार्ट ये है, पहले वो प्लांट दिखाएगा,
Similarly, if a poem is to be taught in the students, they should be acquainted with the whole poem first. Gradually they may be asked to grasp the poem stanza by stanza. जैसे कि हमने पहले भी हमने पढ़ा है, जिसमें हमने मेथड्स पढ़े हैं। तो अगर हम पोइम बच्चों को करवा रहे हैं, तो पहले टीचर सारी पोइम को खुद पढ़ता है, देन उसके बाद ग्रेजुअली वो क्या करता है, पोइम के स्टेंजा बाय स्टेंजा जो है बच्चों को समझाता है। सो नेक्स्ट हमारा जो आता है, बस ये इतना ही है। इसका आगे कंक्लूजन क्या निकलता है, इन ऑर्डर टू मेक द टीचिंग सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव, द टीचर शुड यूटिलाइज ऑल दिस मैगजीम्स एंड प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंगली। कहते हैं जब भी हमने सोचा है कि हमें अपनी टीचिंग सक्सेसफुल करनी है, इफेक्टिव करनी है, तो हमें इन मैगजीम्स को, इन सूत्रों को अपनी टीचिंग यानी कि अपने शिक्षण में यूटिलाइज करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है अच्छी तरह से प्रेजेंट हो सके। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट दीज मैगजीम्स आर मीन्स टू बी अवर सर्वेंट्स। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो सूत्र हैं, ये जो मैगजीम्स हैं, ये हमारे लिए क्या है, हमारा मीन्स टू बी अवर सर्वेंट्स, हमारे सर्वेंट्स हैं, ठीक है, हमारे सेवक हैं, एंड नॉट मास्टर्स, हमारे लिए कोई मास्टर्स नहीं है, हम सिर्फ इनके द्वारा काम करेंगे। दे आर मीन्स नॉट एंड, ये सिर्फ एक माध्यम है, ठीक है, जिसके द्वारा हमने आगे बढ़ना है। इनफैक्ट द यूज ऑफ दिस मैगजीम शुड बी गाइडेड बाय द नेचर एंड द चाइल्ड। सो इन मैगजीम्स को, इन सूत्रों को हमने नेचुरली अपनी क्लास में यूज करना है, ताकि बच्चों को इजीली समझ आ सके। दे आर नॉट टू बी फॉलोड ब्लाइंडली ऑन एवरी ओकेजन। ये नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम इंडक्शन यूज कर रहे हैं, इंडक्शन और डिडक्शन वाला पार्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडक्शन हर चीजों में यूज होगा। मैंने स्पेशली बताया है कि अगर हमने अर्थमेटिक पढ़ना है, अगर हमने ग्रामर पढ़ना है, तो वो यूज होगा। सो दैट मीन्स ये नहीं है कि हम ब्लाइंडली हर ओकेजन पे, हर लेसन में हर सूत्र को इस्तेमाल कर लें। सो ये यूज होंगे टाइम टू टाइम। दे आर सिंपली गाइड अस विद एंड हेल्प अस वेरी ऑफन। ये हमेशा हमें गाइड करते हैं और हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने लेसन को स्मूथली पढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच।